आजकल आज आई है एक नई वीडियो आया है। जिस वीडियो के अंदर अभी जो फिलहाल में धम्म दीक्षा हुई और जो कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली सरकार के राजेंद्र गौतम जी ने कराई, उसमें सारा मामला शांत होने के बाद में दो तीन एक धर्म के जो मुखिया लोग हैं वो कुछ राजेंद्र गौतम जी को दीक्षा पे और सनातन धर्म के बारे में कुछ ऐसा कह के कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा है, उनको थ्रेट दी गई है और 50 लाख रुपए उनके सर को काट के लाने का इनाम भी दिया है अगर 7 दिन तक कार्रवाई नहीं करती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ हमारे जितने भी लोग हैं, क्योंकि कईयों के फोन आए और देर सवेर आपके पास भी आ सकते हैं, तो हमारे लोग थोड़े असमंजस में फंस सकते हैं कि ये क्या बात है क्या नहीं है। कुछ जानकारियां सभी को हो जाएंगी तो जानकारी आगे जाएंगी तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा सभी के लिए। दीक्षाएं पहले भी बहुत होती रही हैं और दीक्षाएं इस साल भी बहुत हुई हैं। अमूमन वही लोग जो दीक्षा पहले ले चुके होते वो आते हैं, उनके साथ में कुछ नए लोग भी आते हैं। डाटा कहीं है नहीं, जानकारी कहीं लिखित में है नहीं, किस साल में कितने लोगों ने दीक्षा ली, कितने लोगों ने नहीं ली, या पहले कितने साल में ली। और इतनी सारी बुद्धिस्ट संस्थाएं पर सारी अलग अलग हैं, सब एक दूसरे से अलग अलग काम करती हैं और अगर सही मायने में कहा जाए तो एक दूसरे के विरोध में भी काम करती हैं, इकट्ठे होकर काम नहीं करती। इसलिए काम बिखरा हुआ है जैसे बाकी काम बिखरे हुए हैं। तो यहां अगर आप कुछ पॉइंट्स को, कुछ बातों को ध्यान से दोगे तो आपको निर्णय करने में, सोचने में, समझने में आसानी रहेगी। क्योंकि दीक्षाएं पहले से बहुत होती आ रही हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में 1956 के बाद में जितनी भी दीक्षाएं हुई हैं उनमें किसी भी दीक्षा के ऊपर या किसी भी दीक्षा के ऊपर आज तक कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जैसी इसके अंदर हुई है। उसका कारण यह है क्योंकि दीक्षा ये वाली जो कराई है ये एक भारत सरकार के संवैधानिक नियमों से बने हुए जो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो उसमें शामिल थे। हालांकि उन्होंने 22 प्रतिज्ञा नहीं कराई पर वो वहां थे। ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर, बड़े बड़े नेता भी दीक्षा कार्यक्रम में लगातार जाते रहते हैं और इस साल भी गए। और लगभग हर एक राजनीतिक पार्टी में दीक्षा लेने वाले और दीक्षा देने वाले हमारे अपने जो धार्मिक लोग हैं वो मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं, पर उन पर कोई सवाल नहीं है, उनसे कोई जवाब नहीं है। तो राजेंद्र गौतम से ही ये सवाल क्यों है और क्यों उनको थ्रेट है या क्यों उनके पीछे हैं, मकसद क्या है, इसको समझो जरा आप। राजेंद्र गौतम जिस राजनीतिक पार्टी से अटैच हैं वो आज की डेट में तेजी से बढ़ती जा रही है। एक दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बाद पंजाब में, पंजाब के बाद में गुजरात में भी वो इलेक्शन फाइट कर रही है और दिल्ली के अंदर भी इलेक्शन है। तो यहां उनकी जो पार्टी जिससे वो अटैच हैं उस पार्टी पे अटैक करने के लिए या अपने लोगों को डाइवर्ट करने के लिए या ध्रुवीकरण करने के लिए ये एक राजनीतिक कार्य है। राजनीति में चलता है कि हम ध्रुवीकरण करें, लोगों को लेके आए, दूसरे को बदनाम करें और अपने को अच्छा करें। ये सभी राजनीतिक पार्टियों का काम होता है। वो काम ये राजनीतिक पार्टी कर रही हैं। क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे इसलिए उन्हीं के बारे में उठाया। और मीडिया, चूंकि आप सब जानते हैं कि मीडिया राजनीतिक पार्टियों के इशारे पे काम करता है, तो जिसके इशारे पे काम करता है उसका जो मीडिया है उसने उठाया उसको, ताकि जिन्होंने इस बात को उठाया है या जो लोग राजेंद्र गौतम या आप जो आम आदमी पार्टी है उसकी जो पार्टी की वजह से जो फायदा हो सकता है वो फायदा लें। तो कहीं भी दीक्षा के बारे में, जो राजेंद्र गौतम ने दीक्षा कराई ही नहीं, दीक्षा कराई जो उस समय भंते बन के आए थे राजरत्न अम्बेडकर, तो राजरत्न अम्बेडकर के ऊपर बातचीत होनी चाहिए थी। पर चूंकि यहाँ पार्टी और पॉलिटिक्स का मामला है इसलिए
उन्होंने कुछ किया नहीं, फिर भी उनका नाम लेके और उनपे दबाव बनाया गया मीडिया का। और मीडिया का दबाव बनाया इसलिए क्योंकि राजनीतिक फायदा हो, इसलिए नहीं कि राजेंद्र पाल गौतम की कुर्सी रहे या जाए, इसलिए कि आने वाले चुनावों के अंदर, क्योंकि चुनाव युद्ध होते हैं, रण होते हैं, और चुनावों के अंदर एक दूसरे को फेम करना या डिफेम करना, एक दूसरे को बदनाम करना या उसकी तारीफ करना, ये राजनीतिक खेल होता है। तो सिर्फ उन्हीं को पूरे भारत में वही टारगेट किए गए, क्योंकि राजनीतिक फायदा नुकसान वहीं से है। तो राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने फायदे के हिसाब से, किसी ने इस्तीफा मांग लिया, किसी ने उसको चलवा दिया, किसी ने मीडिया में लगवा दिया, जैसा राजनीतिक फायदा जिसको हो जाए उसी के हिसाब से। पर लगता है कि अभी इसके राजनीतिक मायने कुछ और चलने वाले हैं, क्योंकि अब राजनीतिक पार्टियां नहीं आई मैदान में, तो धार्मिक गुरु आ गए। तो धार्मिक गुरु भी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन का वीडियो आ रहा है, ताकि इधर से भी कुछ लोग प्रतिक्रिया दें। और चूंकि सर काटने की बात की है तो लोगों में उबाल आएगा, लोगों में जोश आएगा। पर यह सारा सिस्टम राजनीतिक है, पूरा सिस्टम इसलिए राजनीतिक है क्योंकि जो 22 प्रतिज्ञा है उनका कोई जिक्र नहीं कर रहा है कि उस प्रतिज्ञाओं में क्या कहा गया, क्या नहीं है, उसके लिए बाबा साहब दोषी हैं या नहीं है, राजरत्न अम्बेडकर दोषी हैं या नहीं है, या जो राजनीतिक पार्टियों में लोग बैठे हुए हैं और जो दीक्षा लेते हैं और दीक्षा देते हैं वो दोषी हैं या नहीं है, या उन पर क्या कार्रवाई है क्या नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। दीक्षा की बात कोई नहीं कर रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर की बात कोई नहीं कर रहा है, 22 प्रतिज्ञा में क्या है इसकी कोई बात नहीं कर रहा है, ये रूटीन में है इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। बात हो रही है खाली, इसको घुमाया जा रहा है कि ताकि वो उनके एजेंडे के आधार पे आ जाए, उनका जो धार्मिक एजेंडा है उसके हिसाब से आ जाए। तो धार्मिक गुरु तारे हैं, जाहिर सी बात है कि जो धार्मिक लोग होते हैं वो अपने धर्म में, कर्म कांड में लिप्त रहते हैं, उनको राजनीतिक बातों से कोई लेना देना होता नहीं। जब तक कि कोई उनको स्पेशल निर्देश ना दे, या कोई मीडिया पत्रकार जाके स्पेशल उनको बताए ना, या उसका वीडियो ना बिकता हो, या कुछ ना कुछ लाभ ना हो, तो ये धार्मिक लोगों से कहलवा जाता है। ये पूरी दुनिया में चलता है। जब राजनीतिक पार्टी अपना कोई मंसूबा हासिल करना चाहती हैं, कोई प्लान अपना एग्जीक्यूट करना चाहती हैं, कोई बात जो उन्होंने सोची है उसको वो क्रियान्वयन कराना चाहती हैं, और वो राजनीतिक रूप से सीधे नहीं कर सकते, तो परोक्ष रूप से अपने जो और लोग हैं उनको मैदान में उतार देते हैं। ये पूरी दुनिया में चलता है, चाहे वो किसी भी हो, क्योंकि सभी जो चीजें हैं, जैसे पांचों उंगलियां हाथ की हाथ के लिए काम करती हैं, वैसे ये सारे जो अंग हैं इनके, ये हाथ के लिए काम करते हैं, एक सिस्टम के लिए काम करते हैं, अपने लोगों के लिए काम करते हैं। तो जैसे आरक्षण है, आरक्षण को सीधे सीधे गवर्नमेंट ने खत्म करने की कोशिश की, पर 91 में हुआ नहीं, तो कोर्ट के थ्रू इसको खत्म करवाया गया। और कोर्ट में कोई जजमेंट, हमारे कोर्ट में जो जजमेंट हमने मांगा नहीं वो भी हमारे अगेंस्ट में आ गया, जबरदस्ती आ गया, और उसको तुरंत इंप्लीमेंट भी कर दिया। और जो हमने नहीं मांगा वो बिना मांगे दे दिया। ये चीजें चलती रहती हैं। पर इन सारी बातों का अगर आप ध्यान दोगे तो राजेंद्र पाल गौतम के पीछे संघ नहीं है, कोई बैकअप नहीं है। हमारे जो लोग जाने और अनजाने युद्ध क्षेत्र में उतर जाते हैं हीरो बनने के लिए, ये सोचने के कि भाई लोग हमारे साथ आ जाएंगे, वो लोगों को एक तरह से फंसा देते हैं। फंसा इसलिए देते हैं कि पहले तो बताते नहीं कि क्या प्लान है क्या नहीं है, लोगों से वो रजामंदी लेते नहीं, लोगों से रिकॉग्निशन लेते नहीं। उनको सपना आता है, उनका मन करता है, वो कहीं जाते हैं, वहां जाके उनको लगता है कि बाबा साहब का जो अधूरा काम है वही पूरा करेंगे, वही जो पूरे में दीक्षा दिलाएंगे। पर वो लोगों का कंसेंट नहीं लेते, संघ तैयार नहीं करते, संघ में नहीं बैठते, क्योंकि संघ तो 50 सवाल पूछेगा और 50 जवाब देगा। उनको कौन फेस करना चाहता है? तो संघ को कोई फेस करना नहीं चाहता। ऐसे जितने भी हमारे क्रांतिकारी लोग हैं जो अकेले ही क्रांति करने चले जाते हैं, जिनके पीछे बैकअप नहीं होता, उनको ये समझना चाहिए कि उनके लोग जो प्रतिक्रिया देते हैं, उनके लोग जो कुछ कहते हैं, उनको बाकायदा डायरेक्शन होती है, वो पूरा प्लान होता है, उनके पीछे बैकअप होता है, उनके पीछे जुडिशरी होती है, उनके पीछे पुलिस होती है, उनके पीछे राजनेता होते हैं, उनके पीछे पैसा होता है, उनके पीछे लोग होते हैं, उनके पीछे संघ होता है। और अगर आप बिना तैयारी के उतरोगे, बिना संघ के उतरोगे, तो मौत निश्चित है। फिर समाज के अंदर एक लहर मायूसी की आ जाती है, अरे हमारा एक आदमी, उसका मंत्री पद छीन लिया, अरे हमारा ये आदमी। भाई आदमी ने वाइजली कदम, संघ के हिसाब से कदम उठाया नहीं। हम हर एक आदमी को आगाह कर रहे हैं और हर एक आदमी को लगातार बता रहे हैं, और अब तो हम खुल के बता रहे हैं
और 16, 17, 18 महीने से तो लगातार जा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं, भाई रे संघ में आओ, संघ में बचे भी रहोगे और संघ में अपना काम भी कर लोगे। संघ में आओ, अपना बैकअप संघ को रखो, संघ से पास कराओ पहले क्या करना है क्या नहीं करना है। संघ में सब लोगों की राय लो क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सब लोगों की राय लोगे तो वो डिसीजन होगा, वो संघ का आदेश बन जाएगा, संघाधिशेष बन जाएगा। अकेले अकेले को डिसीजन करोगे, फिर उसमें मात खा जाओगे, फिर उसमें मुसीबतें आएंगी, फिर समाज को याद करोगे। समाज कितने लोगों के अकेले अकेले मुसीबत को देखे। यहाँ तो हर 2 महीने में, हर 1 महीने में कोई ना कोई नया एजेंडा आ जाता है, कोई ना कोई नई मुसीबत आ जाती है, वो तो देते रहते हैं मुसीबत, और आप मुसीबत को लेते रहते हैं। कहीं किसी को उठा के जेल में बंद कर देते हैं, कहीं किसी का मंत्री पद ले लेते हैं, कहीं किसी की हत्या कर देते हैं, कहीं किसी का बलात्कार कर देते हैं, कहीं किसी की वोटें खा जाते हैं, कहीं किसी का कुछ खा जाते हैं, कहीं किसी का कुछ हो जाता है। पर ये सबके साथ होगा, क्योंकि आपको जब इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि संघ में शक्ति होती है, संघे शक्ति है, तो आपको समझाए कौन। पर यहां तो लोगों को हीरो बनने की और अकेले चलने की और अकेले दौड़ करने की, कि ये जो सेहरा बंद है मेरे ही सर बंद है, ये बड़ी दिक्कत है। हम दीक्षा दिलाने वाले 50 लोग दीक्षा दिला रहे हैं, और उनको बुला के एक साथ कह दो कि तुम जरा क्या कर रहे हो, जो तुम्हें दीक्षा दिलानी तो इकट्ठे दिलाओ, पर इकट्ठे नहीं आते। आप देख लो, कभी कोई सा दीक्षा दिलाता है, कभी कोई सा दिलाता है, कभी कोई सा दिलाता है, और एक साथ नहीं बैठते, एक साथ आते नहीं, एक साथ इनका सेंट्रल नहीं है एक। अरे जब धार्मिक काम कर रहे हो तो सारे पहले अपना बैकअप बनाओ, पूरा सिस्टम तैयार करो, फिर लोगों को कहो कि अब हमारा सिस्टम एक है। फिर देखो किसी माइक लाल की हिम्मत है कि छेड़ दे आपको, पर उन लोगों को पता है ये तो अकेले हैं, अब तो और भी ज्यादा कमजोर हो गए हैं। तो कमजोर को और अकेले को तो जंगल में कोई भी मार लेता है। जो भूखा आदमी हो, कमजोर हो, उसको तो कोई छोटा मोटा जानवर भी पकड़ ले लेगा, ये जंगल का नियम है। तो अकेले क्यों चलते हो भाई, और क्यों मुसीबत में डालते हो अपने ही आवाम को, अपनी ही जनता को, अपने ही लोगों को, जो तुम्हारे वेल विशर हैं, जो तुम्हारे साथ चलने के तैयार हैं। तुम किसी के साथ चलने को तैयार नहीं हो और तुम उम्मीद करते हो कि लोग तुम्हारे साथ चलें, ये बड़ी अजीब सी मजाक है। इसलिए धर्म के सारे लोगों को इकट्ठा आना चाहिए, जो राजनीतिक लोग हैं उनको इकट्ठा आना चाहिए, जो सामाजिक लोग हैं उनको इकट्ठा आना चाहिए, पर मान तक कोई नहीं है। अभी पर्चे आने शुरू हो गए हैं, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन वहां लगेगा, फलाने का राष्ट्रीय अधिवेशन वहां लगेगा, फलाने का राष्ट्रीय अधिवेशन वहां लगेगा, फलाने का वहां लगेगा। अरे पागल हो गए हो क्या? तुमको इतना समझ में नहीं आती कि तुम सबका अगर एक राष्ट्रीय अधिवेशन लगेगा तो अच्छा होगा, पर जो नेता हैं जो राष्ट्रीय अधिवेशन लगाते हैं वो तो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनके ईगो रहम आपकी आजादी से, आपकी स्वतंत्रता से, आपके बच्चों की इज्जत से, और आपकी महिलाओं की इज्जत से, और आपके बच्चों की जिंदगी से बहुत बड़े हैं। आप सारे मर जाओ वो नहीं इकट्ठे होते। तो समर संघ ये कहता है कि भाई ये इकट्ठे होना हो, हम इकट्ठे हो जाएं। अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे और एक दूसरे का सहारा बन जाएंगे तो भी हम बेड़ा पार कर लेंगे, तो भी हमें कहीं रुकावट नहीं है, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये इमोशनल गेम जो होते हैं, जो राजनीतिक गेम होते हैं, इनमें कोई मोहरा मारा जाता है, कोई दबाया जाता है, और वो जनता में फेंका जाता है मार के, ताकि वो तड़फे और चिल्लाए, और जब वो तड़फे और चिल्लाए तो लोग उसके आसपास आए और उनको शिकार किया जाए। कैसे, मैं आपको बताता हूं कि जब कहीं सेना जंगल में जाती है और जंगल में कोई गिरोह उनको पकड़ना होता है, तो वो क्या करते हैं, गिरोह का अगर एक आध आदमी उनको मिल जाता है तो उसको पेड़ से बांध देते हैं और उसको जख्मी करके उसके जख्मों में नमक भर देते हैं। उनके गिरोह का आदमी है। अब वो आदमी क्या करेगा, जब उसके जख्मों पर नमक भर के उसको बांध देंगे तो वो दर्द से बिलबिलाएगा और वो चीखेगा बहुत बुरी तरह से, और जब वो चीखेगा तो उसके जो साथी है उसकी चीख सुनेंगे, और चीख सुन के उसको बचाने के लिए दौड़ेंगे, और जब उसको बचाने के लिए दौड़ेंगे तो जो छुपे हुए जो सिपाही हैं, जो और लोग हैं, वो उसको मार देंगे। तो शिकारी क्या करता है, उन्हीं के आदमी को उसका चारा बनाता है शिकार का, और उसको बांधता है, और जब वो चिल्लाता है तो और लोगों को फंसाता है, उनको मार देता है। ये ठीक ट्रैप ऐसे ही हमारी ट्रैप है कि हमारे जो लोग हैं वो अनजाने में उनका चारा बन जाते हैं, बल्कि जान के बनते हैं। उनको पता है कि अकेले कुछ नहीं कर सकते। भाई कैसे कर लोगे अकेले? पीछे लाउड लश्कर है नहीं, पीछे कोई तैयारी है नहीं, बैकबोन है नहीं, तैयारी की नहीं है, ना वकीलों का गुट है, ना पुलिस वालों का गुट है, ना जो वो न्यायाधीश होते हैं ना उनका उनका गुट है, ना पैसा है, ना सरकार है, पीछे तो कुछ ऐसा है नहीं। और अकेले चले जाओगे लड़ने के लिए तो फना हो गए होगे, खत्म हो गए होगे, शहीद हो गए होगे। इसमें कहीं कोई रत्ती भर ऐसा नहीं। फिर बाद में लोग रोते हैं, अरे वो आदमी के साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अरे भाई हर बार होगा, हर बार होगा, हर बार होगा।
जो भी आदमी उठेगा और अकेला जाएगा वो मारा जाएगा। नियम है ये युद्ध का, नियम है ये प्रकृति का। इसलिए कहते हैं कि संघ में आ जाओ सारे, संघ को सुनो। पर संघ को सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि अकेले नेता बनने का नशा इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि संघ को दिखाई देते तक कहाँ है कहाँ नहीं है। 10-20 लोग आ जाते हैं तो वो संघ से लगता है मेरे तो बहुत बड़ा है। पर यहाँ हमने अच्छे अच्छों का हश्र देखा है, अच्छे अच्छों का हश्र देखा है। जो अकेले चले हैं उनके नाम और निशान मिट गए, और उन्होंने लोगों को मायूसी किया है, क्योंकि लोग उनके साथ इमोशनल होकर जुड़ जाते हैं। वो मारा जाता है, उसके बाद लोग कहते हैं अरे हमारा आदमी मार दिया। अरे भाई तुम्हारा आदमी बेवकूफ है इसलिए मारा। उसको संघ समझ में नहीं आता, वो संघ के साथ जाने को तैयार नहीं है। संघ उसको बहुत छोटी चीज दिखाई देती है। संघ में वो बैठ के छोटा हो जाएगा, संघ की बात मानेगा नहीं, संघ में बहस नहीं करेगा, संघ में तर्क नहीं करेगा, संघ की सुनेगा नहीं। तो कौन बचाएगा उसको, कैसे बचेगा? इसलिए ये जो समर संघ चल रहा है, ये समर संघ की सबसे खूबसूरत बात यही है कि यहाँ एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं चलता। अब 1 तारीख आ रही है, 1 तारीख को 10वें एजेंडे लगेंगे, वहां सब लोग डिसाइड करेंगे। अब जो डिसाइड करेगा और जो संघ होगा, जो संघ का फैसला होगा, संघ आदि से बनेगा, वो चलेगा। अब इन सब में कोई एजेंडा लगा दे कि जी फलाना एक आदमी, कोई भी आदमी लगा दे और मैं तो ये काम करना चाहता हूं और संघ मेरी मदद करे, तो संघ पहले 500 बार सोचेगा, उससे सवाल जवाब करेगा, क्यों कर रहा है, कैसा कर रहा है, हम सबका क्या फायदा है, हम सबका क्या नुकसान है, तब वो निर्णय देगा। पर कोई आदमी अगर खुद ही निर्णय ले और खुद ही चला जाए, फिर कहे कि संघ मेरा साथ दो, तो संघ तो पागल नहीं है, संघ नहीं दे सकता साथ। पहले संघ में बात आएगी, संघ में होगी, क्योंकि संघ अपने आदमियों को नहीं फंसा सकता। संघ को ये पता है कि संघ में शक्ति होती है, अकेले में नहीं होती है। और जब तक शक्ति ना हो, सामर्थ्य ना हो, संसाधन ना हो, तब तक रण क्षेत्र में युद्ध में नहीं उतरा जाता। अगर रण क्षेत्र में आप कच्चे उतर गए, आपके पास पानी की बोतल नहीं, खाना नहीं, बंदूक नहीं, राइफल नहीं, तो क्या करोगे? मारे जाओगे। तो शहीद होने से अच्छा है चुप रहो तो ज्यादा अच्छा है, और इकट्ठे होते रहो, इकट्ठे होते रहो, इकट्ठे होते, क्योंकि जिनकी सेनाएं बड़ी होती हैं उनसे छोटी सेना युद्ध नहीं करती। पुराने जमाने में 2-3 गुप्त जब दौड़ाए जाते थे घोड़े पे, जाओ और जाके देखो कि कितनी सेना है दुश्मन की, तो वो एक ऊंचे टीले पे, पहाड़ पे चढ़ के बैठ जाता था, तो देखता था दूर से धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं और ढम ढम बाजे चलते थे साथ, ढम बाजे की आवाज आ रही है। तो वो अनुमान लगाता था कि भाई यहां से लेके वहां तक इतनी लंबी है, इतने घुड़सवार हैं, इतने हाथी हैं, इतने पैदल हैं, इतनी प्लाटून है, ये 20,000 आदमी करीब होंगे। और अपने लोगों की तुलना में देख लेता था कि अपनी जो सेना है उसकी तुलना में ज्यादा या कम है। तो घोड़ा लेकर दौड़ के आता था, जो उसका सेनापति होता था उसको कहता था महाराज 20,000 है वहां तो, और वो फिर अपनी सेना देखता था, ये तो 5 ही 1000 है। तो वो कहता था सरेंडर कर दो, समझौता कर लो, लड़ने का कोई फायदा नहीं है। कोई बेअकली सेनापति हो वो तो मरवा देगा, बाकी 5,000 से 20 का युद्ध नहीं लड़ा जाता, मारे जाएंगे। इसलिए वो समझौता कर लेते थे, बिना युद्ध के ही अपना बांट लेते थे, काम हो जाता था। तो यहाँ जो संघ है ये सेनाएं हैं। आपकी सेना में अगर 50 ही आदमी है तो जूतों से पिटोगे, डंडों से पिटोगे, पुलिस से पिटोगे, न्यायालय में पिटोगे, मोहल्ले में पिटोगे, हर जगह पिटोगे। पर इसी सेना के अंदर अगर 5 लाख आदमी है तो मोहल्ले में भी इज्जत होगी, घर में भी इज्जत होगी, ऑफिस में भी इज्जत होगी, न्याय भी मिलेगा, सरकार भी मिलेगी, हिस्सा भी मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, जितना चाहिए उतना ले लो। और जो कमजोर लोग हैं उनका भी हिस्सा ले लो। जैसे हमारा हिस्सा और लोग ले जाते हैं, अगर हम संघ में आ जाते हैं तो औरों का हिस्सा भी हमें मिल जाएगा। तो जो संघ में रहते हैं वो औरों का हिस्सा भी ले लेते हैं, और संवैधानिक रूप से मिल जाता है, तो संवैधानिक रूप से मिल जाएगा आपको। इसलिए बार बार बताते हैं कि ये जो इमोशनल चीजें हैं, ये जो भावनात्मक बातें हैं, इन भावनात्मक बातों से युद्ध नहीं लिए चले जाते। भावनात्मक बातें जो घर के अंदर चलती हैं, पति पत्नी का रिश्ता होता है भावनाओं पर आधारित होता है, माँ बाप का रिश्ता होता है भावनाओं पर आधारित होता है, बहन भाइयों का रिश्ता होता है भावनाओं पर आधारित होता है। पर जब बाहर निकलते हैं, युद्ध करते हैं, तो युद्ध भावनाओं से नहीं लड़े जाते। अगर युद्ध को भावनाओं से लड़ोगे तो हार निश्चित है। युद्ध संख्या बल से लड़े जाते हैं, युद्ध हथियारों से लड़े जाते हैं, जानकारी से लड़े जाते हैं, और लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर सिर्फ संख्या बल चाहिए। इसलिए बार बार ये बताते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी, संविधान देगा उसको उतनी हिस्सेदारी। अब आपको कितनी हिस्सेदारी चाहिए ये आपके ऊपर है। आप इकट्ठे हो जाओ, पर आप इकट्ठे होने में देर मत लगाओ। अगर देर लगाओगे तो संविधान चला जाएगा, तो फिर मांगोगे किससे, मिलेगा भी नहीं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इकट्ठे होने के और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। और शक्ति के प्रदर्शन के लिए हमें संगतियां करनी चाहिए, और संगति भी ऐसी
जो लाजवाब हो, जिसमें हमारा पैसा कम से कम खर्च हो, जिसमें कोई नेता ना हो, जिसमें कोई वीआईपी ना हो, जिसमें कोई वीआईपी कल्चर ना हो, जिसमें पद ना हो, जिसमें पोस्ट ना हो, जिसमें माला ना हो, जिसमें दिखावा ना हो, जिसके अंदर सबकी बात रखी जाए, जिसके अंदर सबकी बात सुनी जाए, और जो संघ पे आधारित हो और संघवाद पर आधारित हो, जो संघाधिशेष में चले, और जिसमें अपने खर्चे से लोग आए और अपने खर्चे से जाएं, जैसे कि पहले चला करती थी। वैसी संगति अगर आप लगाओगे तो वैसी संगति की आवाज बहुत दूर तक जाती है। अरे ये 1,500 इकट्ठे हो गए, अपना पैसा दे के आए। अगर 1,500 आदमी दिल्ली में इकट्ठे होते हैं जो अपना पैसा दे के आए हैं, तो उनके पीछे 1,500 परिवार है। तो इसका मतलब कितनी बड़ी जनशक्ति का प्रदर्शन हम करके गए हैं। और अब क्या, अगर हम तालकटोरा स्टेडियम में आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, तो कुछ नहीं करना, मौज मस्ती करनी है, खाना पीना नाचना गाना है, संगति में जो बातें होती हैं वो सुनना है, और सब मौज मस्ती करके अपने घर चलाने पर शक्ति का प्रदर्शन हो जाएगा। लोग ये कहेंगे अरे ये फिर अपना पैसा खर्च करके आए और फिर ये इकट्ठे हो गए, ये डिसिप्लिन्ड आदमी हैं, ये इकट्ठे आदमी हैं, ये जो सेना है ये इकट्ठी रहती है और एक कमांडर पे चल देती है। तो फिर हमारी जो बात है उसको लोग सुने ना सुने पर हमारी धमक पहुंच जाएगी वहां तक। और जब धमक पहुंच जाएगी तो जो लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं ऐसे संघ का, जो हमारा समणों का संघ है, वो लोग खिंचे चले आएंगे, तो संख्या बल बढ़ जाएगा। और जिसका जितना संख्या बल होता है उसके पास उतना ही हर तरह का बल होता है, हर तरह का बल, चाहे वो पैसे का बल है, चाहे वो ताकत का बल है, चाहे वो खेतों का बल है, चाहे वो धार्मिक बल है, धर्म का बल है, चाहे वो राजनीतिक बल है, हर तरह का बल अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि सारे बल संख्या बल पे चलते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी, संविधान देगा उसको उतनी हिस्सेदारी। इसलिए हमें संघ से जुड़ना है, संघ में रहना है, संघं नमामि करना है, और हर संगति में बढ़ चढ़ के आना है। जो लोग इसमें काम करना चाहें एज ए स्पोक के रूप में, जो नए लोग हैं, वो यहाँ अपना नाम पता छोड़ दें, और जो संगति में आना चाहते हैं वो अपना नाम पता फोन नंबर छोड़ दें, बाकी संगी साथी उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।